नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसके 4 या 5 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ जिस टॉपिक को आपके NCERT बुक में केवल एक लाइन में फार्मूला केवल दिया गया है और आपके यहाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ, अगर आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाता है, ये चीज़ बेहतर समझ में आता है, तो आप समझ जाइएगा आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पहला केस बताया था। पहला केस बता के कुछ ग्राफ भी बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। आज हम उसका दूसरा केस बताने वाले हैं। वो दूसरा केस ये था कि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकालेंगे, लेकिन जब सॉल्यूट भी किस नेचर का रहे, वोलेटाइल। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन in case of volatile solid। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बुक में बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। मैं आपको इसको डीपली अच्छे समझा रहा हूँ, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैंने जिन 5 टर्म्स के बारे में आपसे जिक्र किया था, आप उन 5 टर्म्स को अच्छे से समझिए। मैं फिर से यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ, उन्हें भी अच्छे से समझते जाइएगा और आपको पूरी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा देखिए, हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन, थोड़ा सा आप सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिएगा। कोई भी सॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं, हम इस चैप्टर में जिस सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और मैं एक छोटी सी बात आपको एक बात और बता दूं, मिक्सचर का मतलब क्या होता है। मिक्सचर का मतलब, अगर आपसे छोटा सा मैं एग्जांपल यहां दे देता हूं, जैसे मान लीजिए H2O है, वाटर है, 1 लीटर है, मैंने उसमें 1 लीटर वाटर और मिला दिया, तो क्या वो मिक्सचर बनेगा? आंसर होना चाहिए नहीं बनेगा। यहां पर जो वाटर लिया गया है, आपने जब उसमें वाटर और मिलाया तो केवल क्वांटिटी बढ़ी, मिक्सचर नहीं बनाया। लेकिन अगर इसी जगह पे वाटर में हम साल्ट को मिला देते हैं तो आप जरूर बोलेंगे कि एक मिक्सचर बन रहा है। और हम कौन से मिक्सचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा लेकिन यहाँ पर मिक्सचर नहीं बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप अच्छे समझिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम 2 चीजों का तो होना जरूरी है, और जो 2 चीजें हैं वो अलग अलग नेचर के हों, ये भी जरूरी है। अलग अलग टाइप के हों, ये भी जरूरी है। एक टाइप का रहेगा तो कभी मिक्सचर नहीं बनेगा, केवल क्वांटिटी बढ़ेगी। अब आइए अपने टॉपिक में। हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके 2 पार्ट। एक पार्ट को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्यूट, और एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। एक को नाम दिया जाता है सॉल्यूट और एक को क्या नाम दिया जाता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का सिंबल हम जानते हैं A, सॉल्यूट को हम B से शो करते हैं। देखिए हम उन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मेरा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट मेरा ये था, सॉल्वेंट। पहला पॉइंट आपके पास था नेचर। तो आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूं कि आप बताइए नेचर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट तो आपका किस नेचर का रहता है, वोलेटाइल नेचर, ये सबको पता है। पर मेरा केस ये बता रहा है कि सॉल्यूट भी इस बार क्या लिया जाएगा, वोलेटाइल लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट। बात को समझिएगा, इनकी फिजिकल स्टेट। आपको याद होना चाहिए वोलेटाइल का सॉल्यूशन चैप्टर में जो फिजिकल स्टेट सिलेक्ट किया गया है
वो क्या सेलेक्ट किया जाता है, जनरली लिक्विड। तो आप बोल सकते हैं ये भी लिक्विड फेज में रहेगा और ये भी किस फेज में रहेगा, लिक्विड। तीसरा टर्म आप ही बताइए क्या है। तीसरा टर्म आप याद होगा, आपको बताया भी गया होगा, वेपर प्रेशर। आपको पता होना चाहिए जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं वो वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वोलेटाइल दोनों हैं इसलिए दोनों वेपर बनाएंगे, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ए सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम पी नॉट ए बोलेंगे और सॉल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, पी नॉट बी बोलेंगे। अब फोर्थ आपके पास जो पॉइंट था, अगर आपको याद हो, हम सब लोग उसको क्या बोल रहे थे, मोल। मोल का यहाँ सिंबल देखिए, सॉल्यूट के लिए Nb और सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, Na, और फॉर्मूला बना सकते हैं गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये बना सकते हैं, राइट। इस तरह से पांचवा और लास्ट पॉइंट आपको याद हो तो हमने एक और बोला था, मोल फ्रैक्शन। देखिए इन सारे टर्म्स को आप ध्यान में रखिए, वो इसलिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे, आपकी थ्योरी पूरी क्लियर होगी, ये बहुत जरूरी है। अगर मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या यूज करते हैं हम, XB, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, XA। जो XB होता है इसके लिए फॉर्मूला अगर आपको बनाना हो तो NB इज डिवाइडेड बाय Na प्लस क्या हो जाएगा, NB, और XA के लिए फॉर्मूला अगर बनाओ तो Na इज डिवाइडेड बाय Na प्लस क्या हो जाएगा, NB। तो इस तरह से अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं उन दोनों पार्ट के बारे में जनरल आइडिया है। अब आपको मैं पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करने चला, तो आइए समझते हैं कि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको मैं जैसे जैसे बताया इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद आप देखो, हमने अभी आपको बोला था यहाँ पे तीन चीजों की बात है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूशन है। हमारे पास ये जो लिखा गया है सॉल्यूट के लिए, यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा और इस बात को सोचिएगा कि मेरे इस कंटेनर में एक सॉल्यूट को लिया गया है और दूसरा जो कंटेनर मैं ले रहा हूँ उसमें मैंने क्या किया है, सॉल्वेंट को लिया है। जैसा कि आपको याद है कि सॉल्यूट जो है वो भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों का फिजिकल स्टेट कैसा है, लिक्विड। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि हम सभी लोग क्या करते हैं, जो सॉल्यूट लिया गया है और जो सॉल्वेंट लिया गया है इन दोनों को थोड़ा सा शो करते हैं। अच्छा आप ये बताइए जो सॉल्यूट है B और सॉल्वेंट को किससे शो कर रहे हैं, इसके सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो आप सभी को आइडिया होना चाहिए कि इसके सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के, यानी B मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स आपके वोलेटाइल नेचर के हैं, इस वजह से ये वेपर भी क्रिएट करेंगे। जब ये वेपर क्रिएट करेंगे तो इनका एक अपना वेपर प्रेशर भी होगा। अभी ये प्योर सिचुएशन में है, इसलिए इनके द्वारा जो भी वेपर बनेगा हम उस वेपर को क्या बोलेंगे, P नॉट B बोलेंगे, ये वेपर प्रेशर होगा। बिल्कुल वैसे ही इनके सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट के, जिसको हम A से शो कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, A भी वेपर क्रिएट कर रहा होगा, ये आपके पास वेपर क्रिएट करेगा और जब ये वेपर क्रिएट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी वेपर प्रेशर बनेगा और जो वेपर प्रेशर बनेगा हम उसे किससे सिंबलाइज करेंगे, P नॉट AC। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी वोलेटाइल नेचर का है और ये भी वोलेटाइल नेचर का है, ये सबको पता है, यहाँ दोनों वोलेटाइल है। अब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें इन दोनों को मिक्स करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहते हैं। अब हमने इसको इसमें मिक्स किया, इसको इसमें मिक्स किया, तो एक होमोजीनियस जब मिक्सचर बन रहा है तो आप जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, आपस में मिल जाए, यानी A और B आपस में क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो सरफेस पर A का भी मिलेगा, B का भी मिलेगा, A का भी मिलेगा, B का भी मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हम साइज जो है थोड़ी सी चेंजिंग दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है, मैं बता रहा हूं। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, यहाँ ये लिक्विड है,
ये लिक्विड है। क्या ये दोनों लिक्विड सेम हो सकता है? सेम तो आप कर सकते हैं पर सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने वहां पे बताया था कि जब दोनों चीजें सेम रहती हैं तो वहां मिक्सचर नहीं बनता है, केवल क्वांटिटी बढ़ती है। याद रखिए ये लिक्विड और ये लिक्विड क्या होगा? अलग अलग होगा जब उसको सॉल्यूशन बनाना होगा। तो जब अलग अलग होगा तो मुझे पता है कि वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो अलग अलग लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाँ, किसी का ज्यादा होगा तो किसी का क्या होगा? कम होगा। चलो हम मानकर चलते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A इज मोर वोलेटाइल विद रिस्पेक्ट टू B, ऐसा भी हो सकता है, या B इज मोर वोलेटाइल विद रिस्पेक्ट टू A, कुछ भी हो सकता है। ये ज्यादा वेपर प्रेशर बना सकता है, ये ज्यादा बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कोई एक केस ले लीजिए। हम सपोज करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, अब ये एक assumption है, एक सपोज कर रहा हूं कि लेट अस सपोज दैट इफ A इज मोर वोलेटाइल नेचर, A इज मोर वोलेटाइल नेचर। आप ऐसा भी कह सकते हैं जब A मोर वोलेटाइल नेचर रहेगा तो A के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? B के कंपेयर में ज्यादा होगा। आप इसका अपोजिट वाला केस भी लेके चल सकते हैं। एक केस लीजिए, उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उनको अच्छे से समझिए। अब जरा ये देखिए, जब ये हमने मान लिया कि A इज मोर वोलेटाइल नेचर, इसका मतलब A का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो हम यहाँ पे जो बड़ी साइज बनाए हैं हम उसको सिंबलाइज किससे कर रहे हैं? A से। आपको साइज से समझ आ रहा है? मैं साइड से समझाना चाहता हूं। मैंने A का वेपर प्रेशर ज्यादा माना है, इतना नहीं। और आगे चले चलिए, हम A के द्वारा जो वेपर बनेगा उसका एरो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। इससे भी समझ जाइए कि A को हम मोर वोलेटाइल मान रहे हैं और B को हम थोड़ा कम मान रहे हैं। तो इसका जो एरो है छोटा सा लग रहा है। बात मेरी समझ में आ गई? यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो A और B की वजह से दोनों से होगा, सबको पता है ना, क्योंकि ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। तो फाइनली जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो A और B दोनों की वजह से होगा। और जब A और B दोनों की वजह से होगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो A और B के वेपर प्रेशर का एवरेज होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम फाइनली रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाउ दैट टाइम इज एवरेज ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है? सॉल्यूट भी है और क्या है बताइए? सॉल्वेंट। बात समझने की कोशिश करिएगा। यानी अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। और ये बात दुनिया को पता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा मैथ की बात करता हूं तो मैथ के लिए आप ध्यान में रखिएगा। मैथ की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे कहता हूं 3 और 4 का जनरल एवरेज बताइए, तो आप तुरंत क्या करते हैं? 3 और 4 को जोड़ते हैं, हाफ करते हैं, ये 3 पॉइंट क्या मिलता है? 5 मिलता है। यही मिलेगा। अब जरा ये एवरेज वैल्यू देखिए क्या हो रहा है। क्या ये एवरेज वैल्यू इन्हीं के बीच में मिल रही है? इसलिए आप ध्यान में रखिए कि कोई भी एवरेज वैल्यू होगी वो हमेशा जिनकी एवरेज वैल्यू है उन्हीं के बीच में रहेगी। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का एवरेज है, तो हमने सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर क्या माना? P0B, और सॉल्वेंट के लिए क्या माना? P0A। बात समझ आई आपको? तो इन दोनों वेपर का जो एवरेज निकल रहा है वो वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन का। और हम सिंबल किससे दे रहे हैं? P से दे रहे हैं। यहां PA नहीं लिख सकते, PB नहीं लिख सकते। हम यहाँ सिंबल एक अपना आसान बनाने के लिए क्या किए हैं? P सिंबलाइज किए हैं। और P क्या है? एक वेपर प्रेशर है, किसका है बताइए? सॉल्यूशन का है, जो एक एवरेज वैल्यू। फिर से मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। बहुत से लोगों का मानना होगा
जैसे मैंने यहाँ इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया तो ये एवरेज है? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको ये इनकी कंडीशंस भी होती हैं, ये कब किया जाता है वो उसकी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, मैं इससे केवल ये बताना चाहता था कि एवरेज वैल्यू हमेशा कम वाले से ज्यादा और ज्यादा वाले से कम के बीच में रहती है। यही चीज है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सपोज किया था कि P नॉट A इज ग्रेटर देन क्या है, P नॉट B। सबको पता है, मैंने ये सपोज किया था कि ये ऐसा है। तो अब आप बताओ, ये तो ज्यादा हो गया, यानी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी। हम बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, P नॉट A से कम होगी, ध्यान में रखिएगा। और कम कौन सा है, P नॉट B, इससे क्या होगा, एवरेज वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, एक सीक्वेंस में बनाना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस बना सकते हैं कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन P नॉट B। याद रखिएगा, ये वेपर प्रेशर अब किसका है, सॉल्यूशन का है, जो B के वेपर प्रेशर से तो ज्यादा है पर A से क्या है, कम है, क्योंकि ये एक मीन वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप उसको समझिए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं उसे देखिए। जैसा कि अभी हमने देखा कि यहां पर आपके पास जो वेपर प्रेशर मिला हुआ था, फाइनली हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या डिसाइड किया था, जिसमें A और B दोनों की वजह से था। तो हमें पता है A और B दोनों की वजह से अगर रहेगा, वैसे आप बताइए A की वजह से जो वेपर प्रेशर था PA, B की वजह से जो था वो क्या होता है, PB। और मुझे पता है PA का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट A XA, ये राउल्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और PB का जो फॉर्मूला मिलेगा वो P नॉट B और XB लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों को हम इसमें अगर रख देते हैं तो P इज इक्वल मिल जाएगा P नॉट A XA और यहाँ P नॉट B XB। सबको समझ में आ रहा है? हमें पता है कि XA और XB को जब हम ऐड करते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। XA अगर आप निकाल लीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। XA की जगह रख दीजिए तो P इज इक्वल मिल जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB और यहाँ पे P नॉट B XB लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में? P इज इक्वल आगे क्या हो सकता है, देखो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल P नॉट A प्लस यहाँ XB कॉमन ले रहा हूँ, P नॉट B और P नॉट A XB में कॉमन ले लिए। ये हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक इक्वेशन डिराइव किया। अब ध्यान में रखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो किसके टर्म में किया है, XB के। अगर आप XA के टर्म में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं इसका एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो यहाँ से XB की जगह 1 माइनस XA करके कर सकते थे, तब भी वही पाएंगे। नहीं, जब इतना आपको मिला है तो आगे भी एक ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे। क्या है, हमने XB के टर्म में देखा तो अंत में क्या है, B है, तो स्टार्टिंग में क्या है, A है। तो यह इस सीक्वेंस में देखिए A B A B, राइट। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, B यहाँ है तो आगे क्या रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा। मतलब अगर हम P इज इक्वल लिखना चाहें, यहाँ पे हमने P नॉट क्या रख दिया, B रख दिया, तो अब आप क्या बताएंगे, यहाँ पे AB के टर्म में है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, P नॉट A P नॉट B और XA। मेरी बात समझ में है आपको? BA के टर्म में रहेगा, तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, बड़े अच्छे समझ में आएगा। इस तरह से हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, जब वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, इसको देखिए, और जो नॉन वोलेटाइल था तो क्या फॉर्मूला आया था उसको देखिए, तो आपको डिफरेंट मिलेगा। बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझ में आ गया है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आया तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन किए रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको मैंने जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का
वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो फॉर्मूला बनाया वो कुछ इस तरह से था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल, अब आप खुद बताइएगा, मैंने यहाँ पी नॉट ए रखा है तो हमको यहाँ पे बी के कांटेक्ट में चलना है, पी नॉट बी, फिर पी नॉट ए और फिर बी, ए बी ऐसा चलना है। और इसी जगह पे अगर हम पी नॉट यहाँ पे मैं बी रख देता हूँ तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से जो फॉर्मूला आपको मिला है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। किस केस में बताइए? वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा। न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को करेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, सपोज करिए एक कंटेनर दिया गया है, उस कंटेनर में ए और बी कह रहा हूं तो आप समझिए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। मैंने क्या किया है, इनके 3 मोल लिए हैं और इनके कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पी नॉट ए जो है आपके पास 300 मान लीजिए, और पी नॉट बी हमारे पास क्या है, 200 है। और हमारा क्वेश्चन है कि आप जब इन दोनों के मिलने से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताएं। तो आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताएंगे उसको भी आप ध्यान में रखिए, कैसे बताना है। तो आप जरा देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ देखिए नॉट ए नॉट बी नॉट ए है, यहाँ ये सारी चीजें दी गई। हमें नहीं अगर कोई चीज पता है तो वो नहीं पता है एक्स बी या फिर एक्स ए। जो मोल फ्रैक्शन है तो हम बड़े आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए का मोल इज डिवाइडेड बाई इस तरह से। तो ए का मोल कितना है, देखो 3 है, और यहां पर ए कितना है 3 और ये कितना है 2, तो टोटल आप देखें तो कितना हो जाएगा 3/5। तो अगर मुझे एक्स ए निकल आया तो हम एक्स बी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए से यहाँ 1 माइनस 3 कितना कर सकते हैं 5, जो आ जाएगा 2 कितना 5। इस तरह से आप बताइए कि आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो आप कहीं पर भी कोई फॉर्मूला लगा दीजिए। इस फॉर्मूले में देखिए P इज इक्वल क्या मिल रहा है, P नॉट ए। जरा देखो P नॉट ए कितना है 300 है, प्लस P नॉट बी कितना है देखो 200 है, माइनस P नॉट ए कितना है 300 है, राइट। एक्स बी कितना आया 2y, इसे सॉल्व करिए। P कितना आएगा 300 प्लस यहां माइनस और 2 कितना 5, ये आपका कैंसिल हो गया, ये -40 है और -40 को 300 माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 260। अब आप जरा ध्यान में रखिए, ये जो 260 आ रहा है कहीं ना कहीं 200-300 के बीच में ही तो आ रहा है। मैं बार बार समझाने की बात कर रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा इस वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में वो हमेशा इनके एवरेज के बराबर होगा। और दुनिया की कोई भी एवरेज वो एवरेज हमेशा ध्यान में रखिए इन दोनों के बीच में ही रहेगा, मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से क्या होगा, कम होगा। जब आप कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहां ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सपोज कर लो कि अगर ए और बी के मोल दोनों बराबर होते, तो जब ए और बी दोनों के मोल बराबर होते तो हम डायरेक्ट बोल देते कि इसका एवरेज कितना आता, 300-200 का एवरेज कितना होगा 250 है। मेरी बात समझ में है? लेकिन यहाँ मोल बराबर नहीं है तो आंसर कितना आ रहा है 260 आ रहा है। तो किसकी तरफ बढ़ा है, जिसका मोल क्या है ज्यादा है। याद रखिएगा कि एवरेज जो होता है, जो इन सब का, आप ऐसा सोच कर चलिए कि इनके अगर मोल बराबर होते तो एवरेज कितना आता, तो आपको 50 मानते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन इनमें से जिसका मोल ज्यादा रहेगा एवरेज वैल्यू उसी की तरफ चली जाएगी। जैसे यहाँ 3 ज्यादा था तो एवरेज वैल्यू देखिए 3 की तरफ गई, 300 की तरफ गई। बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में? इस केस का
एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ आपके पास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्राफ को बनाते समय बच्चों में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अच्छे समझिएगा, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था या फॉर्मूला जो पाया था वो P इक्वल कितना मिला था। अगर मैं यहाँ P नॉट ए रखता हूँ तो आपको पता है ए बी के टर्म में जाना है, तो P नॉट क्या रखना पड़ेगा, B माइनस P नॉट ए और यहाँ पर आपके पास एक्स यही था। अगर एक फॉर्मूला जो इसी का अपोजिट है यहाँ एक्स बी के टर्म में है, आप एक्स ए के टर्म में बनाना चाहते हैं तो आप जहाँ पे B है वहाँ A कर दीजिए और जहाँ पे A है वहाँ B कर दीजिए, बना ली। इन दोनों फॉर्मूलों के हेल्प से हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। हमें पता है, मैंने पहले ही बताया है कि सॉल्यूशन चैप्टर में आप जब कभी भी आप ग्राफ बनाइएगा तो वहाँ दो ओरिजिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कुछ इस तरह से। अब आप याद रखिए, हम एक्स एक्सिस पे किसको रखा करते हैं, मोल फ्रैक्शन। हमारे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है। सॉल्वेंट का एक्सए के रेस्पेक्ट में जब आप मोल फ्रैक्शन लिखे होंगे तो अगर आपको याद हो तो हम क्या लिखते हैं, जीरो से लेके कहाँ तक, 1। और उसी जगह जब सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ 1 और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। आप नहीं देखे हो तो वहां पे जाइए देखिए, आपको ग्राफ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मान लीजिए हम अगर इक्वेशन, ये जो आपके पास y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे हम किसको रखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। थोड़ा सा ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनेगा समझिए। हम ग्राफ चाहे xa के टर्म में बनाएं या xb के टर्म में बनाएं, किसी के टर्म में बना सकते, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते। जैसे मैं अगर xa के टर्म में बनाता हूं विद रेस्पेक्ट टू xa, तो xa के टर्म में जब बनाऊंगा तो xa वाला फॉर्मूला लीजिए। तो xa वाला फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, xa। और मुझे पता है कि xa की जो वैल्यू होती है, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 तक वेरी करती है। आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है, 0। सपोज करो कि अगर xa का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ 0 रख के देखिए क्या होगा, ये पूरा 0 होगा। तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, P इज इक्वल P नॉट B। यानी xa की जब वैल्यू 0 होगी तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो कहीं ना कहीं P इज इक्वल किसके आएगा, P इज इक्वल आएगा P नॉट B। मेरी बात समझ में आई आपको, यहाँ पे मैंने शो किया है। अच्छा, अगर xa की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होगा, 1 आपका इस ओरिजिन पे होगा, 1 होगा तो यहाँ 1 रखिए, ये 1 रखेंगे, P नॉट B से P नॉट B कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, P नॉट A मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, xa की कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे 0 लीजिए चाहे 1 लीजिए, P की वैल्यू 0 होने वाली नहीं। बात मेरी समझ है आपको, P की वैल्यू कुछ न कुछ रहेगी। आप ध्यान रखिए, जब आपने 1 रखा तो P की वैल्यू क्या आई, P नॉट A आई। और हम जैसे एज्यूम करके चले थे कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, ऐसा हमने एज्यूम किया था, इसलिए P नॉट B से थोड़ा सा ज्यादा हम दिखाने की कोशिश करेंगे किसको, P नॉट A। बात मेरी समझ में है। और हमने आपको ये बोला था कि अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल c प्लस mx टाइप का दिख रहा है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो xa कहाँ है, x एक्सिस पे है, y पे क्या है, p है, c कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ग्राफ आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। केमिस्ट्री में केवल 2 ही टाइप के ग्राफ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या फिर कर्व मॉडल का ग्राफ। यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। बस आपको इन दोनों को क्या करना होगा, मिला देना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास मिला हुआ है ग्राफ वो किसका मिलता है बताइए, सॉल्यूशन का मिलता है, जिसे हम P कहते हैं। कि वेपर प्रेशर ऑफ किसका है बताइए, सॉल्यूशन।
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आया इतना समझ में? अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि जब हम वैसे ही इसके पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से गया था, अगर आपको याद हो तो यहां मिला था। और एक्स बी के रेस्पेक्ट में बनाए थे तो ग्राफ कुछ इस तरह से था। तो इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 लाइन मिलेगी। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ, ये है वेपर प्रेशर ऑफ जो आपने लिखा है ए का, और ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? बी का है। तो इस तरह से जब आप यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो आपको 3 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तीनों का मतलब क्या होगा? अलग अलग होगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? ये सॉल्यूशन का है, ध्यान में रखिएगा। ये आपके पास सॉल्वेंट का है, और यहाँ पर ये किसका है? सॉल्यूट का है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको मैंने क्या बताया है कि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉलिड कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे आप अच्छे समझिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।